कल पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मेवाड़ के बारे में, मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति के बारे में, मेवाड़ के प्राचीन नामों के बारे में। फिर हमने पढ़ा था मेवाड़ पे गुइल वंश से पहले मेवाड़ पे किन किन प्राचीन राजवंशों का शासन था। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि गुइल वंश की उत्पत्ति के विभिन्न मतों के बारे में। फिर हमने पढ़ा था कि गुइल वंश की स्थापना के बारे में। उसके बाद में हमने पढ़ा था गुइल वंश की विभिन्न शाखाओं के बारे में। फिर पढ़ा था हमने गुआदित्य के उत्तराधिकारियों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि नागादित्य सेकंड की हत्या भिल्लों द्वारा कर दी गई। हत्या क्यों की गई? तो नागादित्य सेकंड ने भिल्लों से कर वसूल किया था, उस कारण से। और गुआदित्य ने जब गुइल वंश की स्थापना की थी, गुइल राज्य की स्थापना की थी भिल्लों के सहयोग से, तो उसने वचन दिया था कि मेरे वंशज भिल्लों से कर नहीं वसूलेंगे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं गुआदित्य के बाद में कालभोज या बप्पा रावल के बारे में। तो कालभोज जिसे बप्पा रावल भी कहा जाता है, या बप्पा रावल, बप्पा रावल। इसका समय है 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक। तो कर्नल टोड कहते हैं, कर्नल टोड लिखते हैं कि नागादित्य की हत्या के बाद में नागादित्य की विधवा रानी अपने 3 वर्ष के पुत्र को लेके नागर ब्राह्मणों के पास में जाती है। कौन से नागर ब्राह्मण? जो कमलावती के वंशज थे, जो गुइल वंश के कुल पुरोहित थे। तो कालभोज 3 वर्ष का था और इनकी विधवा माता लेके जाती है नागर ब्राह्मणों के पास में, नागर जो गुइल वंश के कुल पुरोहित थे। और कमलावती के वंशज थे। तो इनके पास ले जाती है। तो ये नागर ब्राह्मण क्या करते हैं कि 3 साल के कालभोज को भिल्लों से रक्षा के लिए भांडेर के दुर्ग में आ जाते हैं। भांडेर के किले में रहते हैं, फिर भांडेर के किले से पारासर के जंगलों में चले जाते हैं। पारासर के जंगल कहां थे? नागदा के पास में थे। वहां पे एक ऋषि थे जिनका नाम था हरित ऋषि। हरित ऋषि तपस्या करते थे और बप्पा रावल या सॉरी कालभोज हरित ऋषि की गायें चराने लग जाते हैं। तो हरित ऋषि कालभोज की सेवा से प्रसन्न होकर राटासन माता, फिर महादेव जी की तपस्या करते हैं और कालभोज के लिए मेवाड़ का राज्य मांगते हैं। फिर कर्नल टोड कहते हैं कि जब हरित ऋषि विमान में बैठ के स्वर्ग धाम जा रहे थे, तो हरित ऋषि ने क्या किया कि बप्पा कालभोज को बुलाया और अपने मुंह से पीक थूका। तो बप्पा रावल के पैरों में गिरा। तो हरित ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि ये अगर थूक अगर तेरे मुंह में गिरता तो तुम्हारा शरीर अमर हो जाता, लेकिन तुम्हारे पैरों के अंदर गिरा, इस कारण से तुम्हारे वंशजों के हाथ से कभी मेवाड़ जाएगा नहीं, तुम्हारे वंशजों का मेवाड़ पर अधिकार रहेगा। यही बात, यही जो कथा है कालभोज के बारे में, ये मुणोत नैन से भी लिखते हैं।
मुणोत नैन सी भी अपनी पुस्तक में लिखते हैं, जो कर्नल टोर ने लिखी बताई। ठीक है, अब इसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं कार्ल बोज के बारे में। जो एक परिस्थिति है, 76 ईस्वी, इसमें लिखा है कि कार्ल बोज ने (734 ईस्वी में मान मोरियस से चित्तौड़ का दुर्ग जीता था और ऊंदरी गांव के, उदयपुर के पास में ऊंदरी गांव के भील मुखिया बेवा भील ने तीर से अपना अंगूठा काट के कार्ल बोज का रक्त तिलक किया था। ऊंदरी गांव का बेवा भील और उगुणा गांव का बिल्लू भील बप्पा रावल के प्रमुख सहयोगी थे। ठीक है, तो राज परिस्थिति के अंदर क्या लिखा हुआ है, जो 1676 की है, राजगढ़ राजसमंद झील पे लिखी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि कार्ल बोज ने 734 ईस्वी में मान मोरियस से चित्तौड़ का दुर्ग जीता था। ऊंदरी गांव के देवा भील ने अपना अंगूठा, तीर से अपना अंगूठा काट के कार्ल बोज का रक्त तिलक किया था और उगुणा गांव के बिल्लू भील, देवा भील और बिल्लू भील कार्ल बोज के प्रमुख सहयोगी थे। अब हम आगे पढ़ते हैं कार्ल बोज की प्रमुख विजय अभियानों के बारे में। प्रमुख विजय अभियान, बप्पा रावल के समय अरब आक्रमणकारी अल जुनैद जो खलीफा का सेनापति था, अल जुनैद ने क्या किया, मेवाड़ पर आक्रमण किया था। बप्पा रावल ने इसे मेवाड़ से खदेड़ा था, तो हारित ऋषि ने कार्ल बोज को बप्पा की उपाधि दी। ये बात लिखी हुई है वीर विनोद पुस्तक के अंदर। एक बार वापस समझा देता हूं
कि कालभोज के समय अरब आक्रमणकारी अल जुनैद, जो अरब के खलीफा का सेनापति था, उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। उस समय मेवाड़ का शासक मान मोरी था और कहते हैं कि ये बात 723 से 26 ईस्वी के बीच की है। तो मान मोरी की सहायता की थी कालभोज ने और इन्होंने मिलके अल जुनैद को मेवाड़ से खदेड़ा था। यह जानकारी हमें मिलती है वीर विनोद पुस्तक से, जो कविराजा श्यामल दास की है। उसमें एक बात और लिखी गई है कि कालभोज, जो कालभोज का मूल नाम है और बप्पा रावल की जो उपाधि है वो हारित ऋषि ने दी थी। क्यों दी थी? कि कालभोज ने अल जुनैद को मेवाड़ से खदेड़ा था। ठीक है। दूसरा एक विजय अभियान है जिसमें गजनी का एक शासक था जिसका नाम था सलीम। इसने भारत पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी थी और बप्पा रावल ने इसकी सेना को खदेड़ते हुए बप्पा रावल सलीम की सेना को खदेड़ते हुए गजनी तक गए और सलीम को हटा के अपने भांजे को गजनी का शासक बनाया। ठीक है। और बप्पा रावल ने एक नगर बसाया जिसका नाम था रावलपिंडी, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, जो बप्पा रावल की सैन्य चौकी थी। जिससे भारत की प्रथम दीवार भी कहा जाता है। वापस बता देता हूं कि गजनी का शासक था जिसका नाम था सलीम। इसने सेना भेजी थी भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो वो सेना मेवाड़ भारत पर आक्रमण करने के लिए, तो बप्पा रावल ने उस सेना को हराया और खदेड़ते हुए गजनी तक चले गए। गजनी जाने के बाद में सलीम को वहां से हटाया और अपने भांजे को गजनी का शासक बना दिया। ठीक है। गजनी का शासक बनाया और एक रावलपिंडी नाम का शहर बसाया जो बप्पा रावल की सैन्य चौकी थी, जिसको भारत की प्रथम दीवार भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये तो हो गए बप्पा रावल के विजय अभियान। उसके बाद में हम पढ़ते हैं सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियां में बप्पा रावल ने क्या किया? कैलाशपुरी, जो उदयपुर के अंदर है, यहां पर एकलिंगनाथ जी, एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया और एकलिंगनाथ जी को मेवाड़ का शासक और स्वयं को मेवाड़ का दीवान घोषित किया। और जब भी मेवाड़ के शासक मेवाड़ से बाहर जाते थे तो एकलिंगनाथ जी से मंदिर में जाके आस्का लेते थे। आस्का लेना यानी अनुमति लेना। ठीक है। तो एक तो मंदिर बनाया था कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी का, जो पाशुपत संप्रदाय का मंदिर है।
पाशुपत संप्रदाय का मंदिर है। राजस्थान में एकमात्र मंदिर है जो पाशुपत संप्रदाय का है, जो एकलिंगनाथ जी का है। उसके बाद में बप्पा रावल ने नागदा के अंदर शास्त्र बाहु, जिससे सास बहू का मंदिर भी कहते हैं, बनवाया। और नागदा के अंदर ही एक तीसरा मंदिर बनाया जो राटासन माता का है, राटासन या राष्ट्र सेना माता, जो मेवाड़ के राहुल शाखा की इष्ट देवी थी। ठीक है, तो ये तो हो गए बप्पा रावल के जो निर्माण कार्य। उसके बाद में बप्पा रावल ने सिक्के चलाए थे। एक मंदिर और बनाया था, चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बनवाया था सूर्य मंदिर, जो वर्तमान में कालिका मंदिर है। ठीक है, ये तो हो गए कालबोध के निर्माण कार्य। एक दो कैलाशपुरी के अंदर एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनाया था, नागदा के अंदर शास्त्र बाहु का मंदिर बनाया था, जिसे सास बहू का मंदिर भी कहते हैं। एक नागदा के अंदर राटासन माता का मंदिर बनाया था, जिसे राष्ट्र सेना माता कहते हैं। और एक चित्तौड़गढ़ के अंदर सूर्य मंदिर बनाया था, जिस जो अभी वर्तमान में कालिका मंदिर है। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं सिक्कों के बारे में। बप्पा रावल ने सिक्के चलाए थे जो सोने के थे, जिनका वजन 115 ग्रेन था। एक ग्रेन के अंदर, एक ग्रेन का वजन होता है एक गेहूं का दाना, यानी 115 गेहूं के दानों के बराबर। ठीक है, उन सिक्कों पे क्या था कि सिक्कों के एक भाग पे तो ये जैसे सिक्का हो गया, लिखा हुआ था श्री वोप। इसी सिक्के के अंदर शिवलिंग, नंदी और त्रिशूल और सूर्य को दंडवत प्रणाम करते योद्धा का चित्र। दूसरी तरफ जो ये सिक्का है उसमें कामधेनु गाय, गाय के साथ में बछड़ा, एक नदी और नदी के अंदर मछली। ये सिक्के डॉक्टर गौरीशंकर ओझा को मिले। कहां से मिले? तो सांबर, अजमेर से मिले। यानी बप्पा रावल के जो सिक्के हैं वो सोने के सिक्के थे। 115 ग्रेन के, 115 ग्रेन वजन है इसका। एक ग्रेन के अंदर एक गेहूं के दाने के बराबर होता है। सिक्के के एक भाग पे अंकित है श्री ओप, शिवलिंग, नंदी और त्रिशूल की, और सूर्य को दंडवत प्रणाम करते हुए योद्धा का चित्र। दूसरे भाग पे कामधेनु गाय, बछड़ा और नदी के अंदर मछली का चित्र है। ठीक है, ये तो हो गए इनके सिक्के। अब हम आगे पढ़ते हैं बप्पा रावल की उपाधियों के बारे में।
बप्पा रावल की उपाधियां। एक उपाधि तो है हिंदुआ सूरज, दूसरी उपाधि है राजगुरु यानी राजाओं का गुरु, तीसरी उपाधि है चकवे जिसका अर्थ होता है चक्रवर्ती यानी चारों दिशाओं को जीतने वाला। चौथी उपाधि है विप्र। ये कुंभलगढ़ पर स्थित है जो 1460 ईस्वी की है, उसमें अंकित है। पांचवी उपाधि है मुकुटमणि। ये 8 पूर्व अभिलेख में बप्पा रावल को, जो 977 ईस्वी का है, बप्पा रावल को 8 पूर्व अभिलेख में मुकुटमणि कहा गया है। महाराष्ट्र के एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है सीवी वैद्य, जो बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मोट्रेल से करते हैं। क्यों करते हैं कि चार्ल्स मोट्रेल ने यूरोप के अंदर प्रथम बार मुसलमानों को हराया था। सीवी वैद्य जो महाराष्ट्रियन इतिहासकार है, वो बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मोट्रेल से करते हैं। क्यों करते हैं कि चार्ल्स मोट्रेल ने प्रथम बार यूरोप के अंदर प्रथम बार मुसलमानों को हराया था। ठीक है, उसका आंसर तो ये तो हो गई इनकी उपाधियां। उसके बारे में, उसके बाद में कुछ बातें और है वो मैं बता देता हूं बप्पा रावल के बारे में। रसिया की छतरी, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, 1274 ईस्वी की। यहां पे एक शिलालेख लिखा हुआ है जिसमें बप्पा रावल से एक नरवर्मा गुल शासक था, बप्पा रावल से नरवर्मा तक का उल्लेख है या वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि बप्पा रावल और कालभोज दो अलग अलग व्यक्ति थे। वैसे ही एक रणकपुर प्रस्तुति है जो 1239 ईस्वी की है, रणकपुर में लगी हुई है। उसमें भी कहा गया है कि कालभोज और बप्पा रावल दो अलग अलग व्यक्ति है। फिर कुंभलगढ़ प्रस्तुति है जिसमें कहा गया है, जो 1460 ईस्वी की है, उसमें कहा गया है कि बप्पा रावल गुइल के पिता थे। गुइल के पिता लिखा गया है। ठीक है, यानी कि रसिया की छतरी है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर लगी हुई है, जो 1274 ईस्वी की है, जिसके अंदर बप्पा रावल से लेकर नरवर्मा जो एक मेवाड़ का गुल शासक था उसका वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि बप्पा रावल और कालभोज दो अलग अलग व्यक्ति थे। ठीक है, रणकपुर प्रस्तुति है जो 1239 ईस्वी की है, उसके अंदर भी कहा गया है कि बप्पा रावल और कालभोज दो अलग अलग व्यक्ति थे। कुंभलगढ़ प्रस्तुति है जो 1460 की है, जिसमें कहा गया है कि बप्पा रावल गुइल या गुआदित्य के पिता थे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर ओझा की पुस्तक है उदयपुर राज्य का इतिहास, जिसके अंदर लिखा गया है कि इनका मूल नाम
काल भोज था और बप्पा है जो उपाधि थी। यही ये बात वीर विनोद के अंदर भी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी कुछ जानकारी, और आगे कुछ बातें और है वो बता देता हूं मैं। बप्पा राहुल के बारे में कुछ किंवदंतियां है, कुछ बातें हैं, जो ये है कि बप्पा राहुल के पास में 12,75,000 की सेना थी। दूसरी बात यह है कि 35 हाथ की धोती पहनते थे और 16 हाथ लंबा दुपट्टा पहनते थे। ठीक है, तीसरी बात यह है कि ये एक ही बार में 2 भैंसों की बलि दे देते थे, एक ही बार में 2 भैंसों की बलि दे देते थे की बलि। चौथी बात यह है कि एक बार में 4 बकरे खाते थे। पांचवी बात यह है कि इनकी जो खड़क तलवार थी वो 40 मण की थी। एक मिनट, इनकी जो खड़क थी वो 32 मण की थी, 32 मण की थी, 32 मण की खड़क, यानी 32 एक मण के अंदर 40 किलो होता है, तो 32 × 40 यानी कि 1280 किलो की थी। यानी बप्पा राहुल की जो खड़क तलवार थी वो 1280 किलो की थी। ये बप्पा राहुल के बारे में किंवदंतियां हैं। क्या क्या है कि इनकी जो सेना थी वो 12,75,000 की थी। ये 35 हाथ की धोती पहनते थे, 16 हाथ लंबा दुपट्टा पहनते थे और 2 भैंसों की बलि एक बार में दे देते थे, स्वयं 4 बकरे खाते थे एक बार में, और इनकी जो खड़क थी वो 32 मण की थी। एक मण के अंदर 40 किलो होता है, तो 32 × 40 यानी 1280 किलो हो जाते हैं। उसके बाद में एक बात और कही जाती है कि हरित ऋषि जब विमान में बैठ के स्वर्ग धाम जा रहे थे तो बप्पा राहुल का हाथ पकड़ के खींचा था, उसका सब बप्पा राहुल का शरीर 10 हाथ लंबा बढ़ गया था। ठीक है, उसके बाद में बप्पा राहुल की मृत्यु 753 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो समाधि है वो नागदा के अंदर है, जिससे बप्पा राहुल का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कर्नल टोड वो कहते हैं कि बप्पा राहुल की मृत्यु खुरासान में हुई थी। ठीक है, बप्पा राहुल ने जीवित अवस्था में संन्यास ले लिया था और अपना जो राजकाज था वो अपने पुत्र खुमान को सौंप दिया था। अब हम पढ़ते हैं बप्पा राहुल के बाद में बप्पा राहुल के कुछ उत्तराधिकारियों के बारे में। बप्पा राहुल के बाद में इनके उत्तराधिकारी थे, इनके पुत्र का नाम था खुमान। खुमान के बाद में हुआ मतट, मतट के बाद में हुआ भरतभट्ट, भरतभट्ट के बाद में हुआ सिंह। सिंह का एक छोटा भाई था जिसका नाम था ईशान भट्ट। ईशान भट्ट ने चाकसू या चाटसू में गुइल वंश की नींव रखी थी या स्थापना की थी, गुइल वंश की। ठीक है, सिंह के बाद में हुआ खुमाणदित्य, खुमान सेकंड। खुमान सेकंड के समय बगदाद का एक खलीफा था जिसका नाम था अल मामून। अल मामून ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन खुमाणदित्य ने अपने सामंतों की सहायता से अल मामून को पराजित करके वापस घर भेज दिया। ठीक है, खुमान के बाद में महायंक, मायंक के बाद में है खुमान तृतीय, थर्ड। इसके बाद में है भरतभट्ट सेकंड। यानी कालबोध बप्पा राहुल के जो उत्तराधिकारी है
एक तो खुमाण, खुमाण के बाद में मतट, मतट के बाद में भरत बट, भरत के बट के बाद में सिंह, सिंह का छोटा भाई था जिसका नाम था ईशान बट। इसने 400 जयपुर के अंदर गुइल वंश की स्थापना की थी, या गुइल, ठीक है। सिंह के बाद में हुआ खुमाण द्वितीय, जिस खुमाण द्वितीय के समय में बगदाद का एक खलीफा था जिसका नाम था अल मामू, उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। तो खुमाण द्वितीय ने अपने सामंतों और पड़ोसियों के सहयोग से अल मामू को हरा के भगा दिया यहाँ पे। और ये बात हमें मिलती है दौलत विजय या दलपत विजय की एक पुस्तक है खुमाण रासो, उसके अंदर, ठीक है। और खुमाण के बाद में हुआ मायंग, फिर बाद में खुमाण सेकंड थर्ड, फिर बाद में भरत बट। फिर हम आगे पढ़ते हैं भरत बट से आगे। जो अल मामू को हराया था ये बात मिलती है खुमाण रासो के अंदर, जो दौलत विजय या दलपत विजय ने लिखी थी, ठीक है। अब इसके बाद में भरत बट के बाद में आता है अल्लट। जिसे मेवाड़ की ख्यातों के अंदर आलू राव कहा गया, आलू रावल कहा गया, ठीक है। अल्लट की जो जानकारी है वो हमें दो शिलालेखों से मिलती है। कौन कौन से? एक तो है सारणेश्वर, सारणेश्वर की प्रस्तुति जो 953 ईस्वी की है। दूसरी है आठपुर अभिलेख जो 977 ईस्वी का है। तो अल्लट के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है वो हम देख लेते हैं। जो ये सारणेश्वर प्रस्तुति है 953 ईस्वी की, ये वर्तमान के अंदर उदयपुर के अंदर एक शमशान घाट है जहाँ पे सारणेश्वर या सांडनाथ नाम का एक शिवालय है, जहाँ का एक सभा मंडप है। सभा मंडप के छबड़े के अंदर ये पत्र पे खुदी हुई है, ये प्रस्तुति लिखी हुई है, जो भूरे रंग के पत्र पे है, संस्कृत भाषा के अंदर और नागरी लिपि के अंदर। जिसको जब लगाया गया था तो वहाँ पढ़ा गया था, तो उसमें 6 पंक्तियों में लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ था वहाँ पे? उसमें ये लिखा हुआ है कि 23 अप्रैल 953 ईस्वी को 953 ईस्वी को ये प्रस्तुति लिखी गई थी। किसने लिखवाई? मेवाड़ के शासक अल्लट ने, जिसे मेवाड़ की ख्यातों में आलू रावल कहा गया। उसने क्या बात लिखवाई कि मेरी माता का नाम महालक्ष्मी है। पहले तो इन्होंने खुद का परिचय लिखवाया, फिर लिखवाया कि मेरी माता का नाम महालक्ष्मी है, जो राष्ट्रकूट या राठौड़ वंश की राजकुमारी है। महालक्ष्मी जो राष्ट्रकूट या राठौड़ वंश की है, और महालक्ष्मी के पिता का नाम मम्मट है, जो हथुंडी या हस्तिकुंडी के शासक है। हस्तिकुंडी है जो पाली जिले के अंदर वर्तमान में सेवाड़ी बीजापुर के पास में है, बाली तहसील के अंदर। तो अल्लट क्या लिखवाते हैं? 23 अप्रैल 953 को इस परिस्थिति के अंदर लिखवाया कि मेरी माता का नाम महालक्ष्मी देवी है, जो हथुंडी के शासक मम्मट की पुत्री है। राष्ट्रकूट वंश के जो शासक है मम्मट, जो हथुंडी के राजा है, उनकी पुत्री है। फिर अपने पुत्र का नाम लिखवाया था नरवाहन। उसके बाद में इस परिस्थिति के अंदर मिलता है
मेवाड़ के अंदर पहले मिटाना पड़ेगा। अल्लट की जो राजव्यवस्था थी, या अल्लट की जो मेवाड़ के अंदर अल्लट ने नौकरशाही की स्थापना की थी, तो अपने पदाधिकारियों और पदों के बारे में लिखा हुआ है और पदाधिकारियों के नामों के बारे में लिखा हुआ है। तो अल्लट ने इस परिस्थिति के अंदर लिखवाया कि मेरा जो अमात्य जिसे मुख्यमंत्री कहा जाता है, जिसका नाम मम्मट है, मेरा जो संधि विग्रह है, संधि विग्रह का मतलब शांति और युद्ध का मंत्री, मंत्री, जिसका नाम दुर्लभ राज है। तीसरा पद है जो है अक्ष पट्टालिक, यानी आय व्यय का मंत्री, जिसका नाम मयूर और समुद्र है। चौथा पद है जो है बंदीपति, यानी वंशावली लेखक। जिसका नाम नागादित्य है। मेरा जो मुख्य भिस्कादिराज, यानी वेद, जिसका नाम रुद्रादित्य है। यानी अल्लट ने इस परिस्थिति के अंदर मेवाड़ के अंदर जो पद और पदाधिकारियों के नाम थे उनके बारे में लिखवाया। तो क्या लिखवाया कि मेरा जो अमात्य यानी मुख्यमंत्री है, जिसका नाम मम्मट है। मेरा जो संधि विग्रह है, संधि विग्रह का मतलब शांति और युद्ध का मंत्री, जिसका नाम दुर्लभ राज है। मेरा जो अक्ष पटलिक है, यानी कि आय व्यय का जो लेखा जोखा करने वाला मंत्री, उसका नाम मयूर और समुद्र है। मेरा जो बंदीपति है, यानी मुख्य वंशावली लेखक, जिसका नाम नागादित्य है। मेरा जो भिस्कादिराज यानी वेद्य है, जिसका नाम रुद्रादित्य है। ठीक है। और इस परिस्थिति से हमें क्या मिलता है कि मेवाड़ की नौकरशाही, यानी प्रथम बार नौकरशाही की स्थापना किसने की थी? अल्लट ने। तो एक तो नौकरशाही और मेवाड़ में जो कर लिए जाते थे उनके बारे में, और अहाड़ के अंदर जो मंदिर था, एक वरा मंदिर, ये पहले वरा मंदिर के अंदर ही लगी हुई थी ये परिस्थिति। तो वरा मंदिर के अंदर जो मंदिर प्रबंध की समितियां थी, मंदिर प्रबंध की समिति, जिससे गोष्ठिको कहा जाता है, गोष्ठिको के बारे में जानकारी मिलती। यानी इस परिस्थिति से मेवाड़ के अंदर नौकरशाही, यानी अल्लट ने सबसे पहले मेवाड़ के अंदर नौकरशाही की स्थापना की, उसके बारे में जानकारी मिलती है। मेवाड़ की कर व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। यह परिस्थिति वारा मंदिर में लगी हुई थी, तो वारा मंदिर के जो प्रबंध समिति यानी गोष्ठिकों के बारे में जानकारी मिलती है। और अल्लट के समय अहाड़ व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, व्यापारिक केंद्र था और मेवाड़ की दूसरी राजधानी था। यानी अल्लट नागदा और अहाड़ दोनों जगह पे रहता था, और जो अहाड़ था वो अल्लट के समय में मुख्य व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, तो यह जानकारी हमें कहां से मिलती है? 953 ईस्वी की सारणेश्वर परिस्थिति से।
ठीक है। उसके बाद में कुछ बातें और है कि अल्लट ने एक तो आहड़ के अंदर वरा मंदिर बनवाया था। वरा यानी भगवान विष्णु का मंदिर, ठीक है। और एक जगत गांव में जगत अंबिका मंदिर बनवाया था। जिसे मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई अल्लट के बारे में जानकारी। अब दूसरी जो उपस्थिति है उसके बारे में हम, जो अभिलेख है आठपुर अभिलेख, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। आठपुर अभिलेख, आठपुर अभिलेख जो 977 ईस्वी का है, जो अल्लट के परपौत्र शक्ति कुमार के समय का है। अल्लट का परपौत्र था जिसका नाम शक्ति कुमार था, उसके समय का है। उसमें यह क्या लिखवाता है कि अल्लट में हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। अल्लट ने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था और हरिया देवी ने एक गांव बसाया था मेवाड़ के अंदर जिसका नाम था हर्षपुर। ठीक है, यह जानकारी हमें कहां से मिलती है? आठपुर अभिलेख से। तो ये जो था ये मेवाड़ का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, यानी कि हरिया देवी पहली विदेशी बहू थी। भारत के अंदर जो पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से। सेल्यूकस निकेटर था जो सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, तो ये तो हो गए अल्लट के बारे में। अल्लट के बाद में और कौन कौन से शासक हुए हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो अल्लट के बाद में अल्लट का पुत्र नरवान, जिसकी कोई विशेष जानकारी नहीं। नरवान के बाद में हुआ सालीवान। सालीवान के समय में सालीवान ने क्या किया था? मेवाड़ के अलावा मारवाड़ की एक जगह है बालोतरा के पास में जिसका नाम है खेड़। खेड़ पे अधिकार कर लिया था और खेड़ पे सालीवान के भाईबंधु यानी सामंतों का शासक था। यानी वो गुइल ही थे लेकिन सामंत थे किसके? सालीवान के। खेड़ से ये जो गुइल थे ये गुजरात चले गए और गुजरात के अंदर भावनगर, राजपीपला, वल्ला, लाठी, धर्मपुर जो वलसाड़ जिले के अंदर है, और पालीताना, यानी यहां पे गुइल वंश की स्थापना की थी। यानी सालीवान था जो जिसने खेड़ मारवाड़ जो बालोतरा के पास में वहां पे अधिकार कर लिया था और खेड़ पे सालीवान के भाईबंधु जो सालीवान के सामंत थे वो खेड़ से भावनगर गुजरात चले गए, कुछ राजपीपला चले गए, कुछ वल्ला चले गए, कुछ लाठी चले गए, कुछ धर्मपुर चले गए, कुछ पालीताना चले गए जो गुजरात के अंदर है। वहां पे जाके गुइल वंश की स्थापना की थी। तो ये तो हो गया सालीवान तक। उसके बाद में सालीवान के बाद में है शक्ति कुमार जो अल्लट का परपौत्र था।
शक्ति कुमार, शक्ति कुमार, सही लिख देता हूं, शक्ति कुमार जो है 977 से 993 तक इनका शासन था। ठीक है, यानी शक्ति कुमार के समय में क्या हुआ कि मालवा का एक शासक था जिसका नाम था मुंज परमार, जिसने आड़ पे आक्रमण किया, आड़ को नष्ट कर दिया और चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया। ठीक है, चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया। मुंज परमार का ही एक वंशज था जिसका नाम था भोज परमार। भोज परमार ने क्या किया कि चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर बनवाया जिसका नाम था त्रिभुवन नारायण, त्रिभुवन नारायण शिवालय बनवाया। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि राणा लाखा के टाइम में राणा लाखा ने क्या किया कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और नाम रखवा दिया समीदेश्वर मंदिर, समीदेश्वर मंदिर, क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव की समाधि की अवस्था में मूर्ति, इस कारण से इसका नाम रखवा दिया समीदेश्वर मंदिर, जिसको राणा मोकल ने जीर्णोद्धार करवाया था, तो इसको मोकल का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, फिर बाद में एक शिलालेख मिला है जो हतुंडी गांव का है। हतुंडी गांव पे पाली जिले के अंदर बाली तहसील है, वहां पे एक सेवाड़ी बीजापुर जगह है, उसके पास में पहले एक हतुंडी एक जगह थी जिसे हस्तिकुंडी भी कहा जाता था, जहां पे राठौड़ों का शासन था, यानी राष्ट्रकूट वंश का शासन था। तो हतुंडी में एक शिलालेख मिला जो 997 ईस्वी का है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि वहां का एक शासक है जो राठौड़ शासक है जिसका नाम है धवल। उसने यह शिलालेख लिखवाया कि मैंने शक्ति कुमार की सहायता की थी और शक्ति कुमार को मेवाड़ जीतने में सहयोग किया, मेवाड़ विजय करने में सहयोग किया। किसकी सहायता की? शक्ति कुमार की। किसने की? धवल ने। हमें जानकारी कहां से मिलती है? हतुंडी शिलालेख से, जो 997 ईस्वी का है। ठीक है, तो ये तो हो गए शक्ति कुमार के बारे में। फिर आगे की जो जानकारी है वो बाद में। इसके बाद में शक्ति कुमार के बाद में एक शासक हुआ जिसका नाम था, मेवाड़ का शासक हुआ जिसका नाम था अंबा प्रसाद। अंबा प्रसाद ने क्या किया कि सांबर का एक शासक था जिसका नाम था वाकपति राज द्वितीय, वाकपति राज सेकंड, जिससे लड़ता हुआ अंबा प्रसाद मारा गया था। यह जानकारी हमें कहाँ मिलती है? पृथ्वीराज विजय एक पुस्तक है जिसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे कि मेवाड़ के अंदर कैसे दो शाखाएं बन गई, एक तो रावल शाखा और एक राणा शाखा।